अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने ग्रुप ट्रेंड्स पे बात की थी, चैप्टर नंबर 5 में, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप ट्रेंड्स पे डिस्कशन चल रहा था। और उस डिस्कशन में हम जब आगे चले तो हमारे पास एक ग्रुप ट्रेंड आता है जिसका नाम है हमारे पास पांचवा होगा, मेरे ख्याल में ये ऐसी है, जी सर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक जनरल फिनोमेना तो हम जानते हैं कि यार जो चीज़ जितनी ज़्यादा ठोस होती है, जितनी ज़्यादा सख्त होती है, उसे मेल्ट होने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगना है। सिंपल फिनोमेना है। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर द वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। ये मेटल्स जो होते हैं तो बड़े सख्त सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत ज़्यादा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे शो वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या है? रीजन ये होता है भैया, मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए, मैं आपको जनरल फिनोमेना समझाऊं तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हम टॉपिक पर चलेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक बात कही जाती है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग वाइग्रेसली। अब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। अगर मिसाल कंसिडर कीजिए कि 10 लोग खड़े हैं एक कमरे में, 50 लोग खड़े हैं, वहां पे 50 की कैपेसिटी थी, 50 लोग बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। या एक मजमा है, रोड पर मजमा लगा हुआ है, रश लगा हुआ है किसी चीज में, और वहां सब लोग जो है वो खड़े हुए हैं नॉर्मली, बस इंतजार फैलता है, एक जो है वो क्योटिक मोमेंट होता है, तो सब एक दूसरा जगह भागने लगते हैं, बिल्कुल इधर उधर भाग रहे हैं। उनको एक दूसरे से दूर धकेलने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उन वो किसी एक दूसरे अटैच नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि वो सब लोग खड़े हैं और सब लोगों के हाथ बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक का हाथ दूसरे के हाथ के साथ, दूसरे का तीसरे के हाथ, इस तरह से हाथ बंधे हुए, तो क्या वो बहुत इजीली भाग सकते हैं एक जगह या नहीं? एक गेम होता है इस तरीके से, मेरे जहन में आ रहा है नहीं कि भाग सकते सर। एक शख्स का पैर होता है, उसके पैर के साथ दूसरा उसी के पार्टनर के पैर को जो है वो जोड़ा जाता है और कहा जाता है भागो। तो अब वो जब भागते हैं तो मेरे ख्याल में वो नॉर्मल रेस की तरह तो रेस नहीं हो पाती, उसमें तो बड़ा जो है वो मेहनत लगती है, क्योंकि आपको साथ साथ भागना है, क्योंकि आपके दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ है। आपके दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड की वजह से आपको एक दूसरे से मूवमेंट में खासा मुश्किल मामला तय करना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जो आपस में उनके बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो बॉन्ड क्या है? सर, मेटल के एटम्स हैं, एटम्स के दरमियान कौन से बॉन्ड की बात की जा रही है? तो सिंपल एक एटम है बेटा, एटम के दरमियान भी तो एक बॉन्ड होता है। उस बॉन्डिंग के बारे में आपने पढ़ा है, उस बॉन्डिंग को कहते हैं मेटेलिक मेटालिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, दैट्स द थिंग। उस बॉन्डिंग को कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ पर मेटल के एटम्स में बेसिकली बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरा एटम, दूसरे से तीसरा एटम, तीसरे से चौथा एटम्स में मूव कर रहे होते हैं। ऐसी है मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऐसी है, एक्सरे एनालिसिस से हम इसको जो है वो जज करते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग को, कि एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। बेसिकली इसी की वजह से हमारे पास मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से जब दूसरे एटम में जाते हैं तो दोनों के दरमियान एक जो है वो समझ लीजिए कि एक एबिलिटी है, एक दोनों के दरमियान बेसिकली एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े रहें। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी मूव नहीं करते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और अनपेयर्ड और पेयर्ड वाला फिनोमेना तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी देख लिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट की जब मैं डेफिनेशन समझा रहा था आपको। तो इनके पास मेटल्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल्स हैं, इनके दरमियान मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उसका सबसे मेजर जो वजह है, जो मेजर फिनोमेना है, इसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन सबसे बड़ा यही है भाई, कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एटम्स की जो बाइंडिंग होती है, एटम्स की जो एटॉमिक बॉन्डिंग बेसिकली इसे कह लीजिए, कि उस बॉन्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई या नहीं? जी सर। आगे चलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है, इसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डिड एनीवन डिफाइन मी द थिंग? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहेंगे? सर वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। सही है, तो बताओ ना, वेरिएबल बता दिया, मतलब वेरिएबल तो, अच्छा मैं समझा तो वो वाला वेरिएबल अल्फाबेट वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएंस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर एक ही एलिमेंट डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब एग्जिस्ट करता हो, जैसे मैग्नीज है तो वो +2 +3 +4 7 तक एग्जिस्ट करता है। सही। एक एलिमेंट, एक एटम, पर्टिकुलर में एक एटम की बात करूं, एक एटम अलग अलग, एक ही एटम है, जैसे मैंने आपको लास्ट जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कॉपर की एग्जांपल दी थी, मैंने आयरन की भी आपको एग्जांपल दिया अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करते हुए, कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एक ही एलिमेंट या एक ही एटम इनका जो होगा वो अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो वो जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, यानी कि Fe एक सिचुएशन में +3 है, अगली सिचुएशन में Fe जो है वो +2 हो जाता है। लिख लेते हैं इस चीज को, मिसाल के तौर पे Fe जो है वो एक स्टेट में +2 है और एक ही जगह पर Fe जो है वो 3 पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो एक ही एलिमेंट है लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग चल रही हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग चल रही है। कॉपर एक सिनेरियो में पॉजिटिव रहता है, एक सिनेरियो में 2 पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैग्नीज की बात करते हैं हम, तो मैग्नीज बड़ा जो है वो खतरनाक सा एलिमेंट है, -1 से स्टार्ट हुआ, +1 +2 एंड सो ऑन करते करते ये +7 तक चला जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? +1 +2 से आपके पास ये +7 तक चला जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई बताएगा ऐसा होता क्यों है? सर सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो नहीं। क्यों ऐसा होता है? सोडियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ऑर्बिटल्स फिल नहीं होते। और किसी के पास कोई जवाब है? भैया एक ही खातून जवाब देती रहेंगी है। यार तुम लोग इतने सारों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं है? जवेरिया, हफ्सा ने तो दे दिया, चलो अनुषा, आयशा, एमन, अफान, शाफेन बेचारा ज्वाइन कर रहा है अभी। किसी के पास, हाँ भाई जवेरिया तुम बताओ, पहले लाइन से शुरू कर लेते हैं ना, किसी के पास जवाब नहीं है तो फिर जवाब ले लेते हैं भाई। जवेरिया। अच्छा सही है, सही है, सही है, चलो चलो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ तो मेरे बेटा, हाँ बोल लो, मैं तो, अल्लाह मैंने थोड़ी सी बिनाई दी हुई है, मैं बिनाई का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप मैसेज कर दीजिए। भाई जवेरिया साहिबा मैसेज कर रही हैं। शाफेन कैसे हैं आप, खैरियत से हैं बेटा? सर मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का बड़ा फजल है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों होती है, ये पूछ रहा था मैं इस वक्त। तो तुम जरा इस पे सोचो जब तक मैं तुम्हारी बात करता हूँ। इनकी न्यूक्लियर पावर वीक होती है। ओहो, खतरनाक किस्म का एक जवाब आ गया। न्यूक्लियर सर पावर वीक। सवाल फिर से पूछे। मैंने कहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोर्ड पे लिखा हुआ है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, M जो है वो -1 से लेकर आपके पास चलते 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 वो +7 तक चला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा। नहीं, ये तो सब में है ना। ये तो भाई देखो, ग्रुप नंबर 1A 2A के अंदर भी यही सीन है भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाते हैं। सिंपल फिनोमेना है। न्यूक्लियर पावर वीक होने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के ऊपर भी बात आ जाती है थोड़ी सी। न्यूक्लियर पावर वीक इन दिस सेंस कह लीजिए कि आप कंपैरेटिवली बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक ही पर्टिकुलर, मैं आयरन की बात कर रहा हूँ। चलो, आयरन अलग अलग स्टेट क्यों रखता है? ये तो तुमने मुझे वो रीजंस दिए ना अनुषा के, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर देगा। मुझे बताओ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखता है?
भाई सोडियम है वो दुनिया जहान में ले जाओ वो +1 ही रहेगा बेचारा, मैग्नीशियम +2 ही रहेगा, लेकिन मैग्नीज तो +1 +2 3 4 5 6 7 सब तक जा रहा है। आयशा, आयशा चौधरी, आयशा बताओ भाई। अब माइक ही नहीं खुलेंगे, देखो यार, ये मुझे यकीन कीजिए। सर सोच रही हूँ, सर सोच रही हूँ। ऑर्बिटल्स का माइक चक्कर है खुलेंगे मेरा खुलेंगे। बेटा, ऑर्बिटल्स का चक्कर है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया सर, उनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है। वाह, बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन बनते जा रहे हैं हमारे बच्चे। चलो बात करते हैं, अफान तुम बताओ भाई। अफान, सर सोच रहा हूँ। अभी तक सोच रहे हो। एमन जहरा, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका रिलेशन होता है कुछ? क्या रिलेशन है मुझे बता दो। हमारा तो यहाँ कोई यानी ताल्लुक समझ नहीं। जैसे जो इनका जो s और d ऑर्बिटल होता है वो थोड़ा एनर्जी डिफरेंस में कम होता है, इसलिए दोनों जो इनका जो बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा पार्ट होता है, दोनों का एक साथ पार्ट होता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसी है। अच्छा मजेदारी की बात बताऊं, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसीलिए तो कर रहा हूँ। मैं कभी किसी से वो सवाल पूछता ही नहीं जो आपके आगे आने वाली चीजें हो या आपने बाद में पढ़नी हो, मैं वो चीजें नहीं पूछता। मैं हमेशा वो चीज पूछता हूँ जो आपको मैंने बताई हुई होती है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते ही सिर्फ इस वजह से हैं कि बॉन्डिंग में जब भी कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है ना, तो वो सिर्फ अपने वैलेंस शेल से पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये वैलेंस शेल से पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं अपने पेनल्टिमेट शेल और वैलेंस शेल से। मैं इसमें एग्जांपल कॉपर की लिख रहा हूँ यहाँ पे, जरा गौर से देखना है। कॉपर की मैं बात करता हूं तो कॉपर की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 प्लॉट करते हैं, कोई बताएगा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी कॉपर की? तो मुझे डिक्टेट करा दे जरा, बता दो सर 2s2 आगे। 1s2 बोलो 2s2 2s2 2p6 तक में आ गया। 1s2 2s2 2p6 फिर एक बोल लो, तुम लोग तो लड़ने लग गया, वर्चुअली लड़ रहे हो। 3s2 3p6 3, एक और आ गया भाई 3p6। आगे 4s2 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 आ गया। और 3d8 या 1s2 3d10 2s2 देखिए तुम 2p6 अब जो सुने 4s1 और 3d10 ये 3d9 4s1 आखिर वाली बात की है ना, 3d9 3d9 जो कह रहा था ना, 3d9 वाली खातून बिल्कुल गलत। 3d10 3d10 2p6 3s2 हाँ बोलो 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 बोलो। 3s2 3p6 ये इतने सफे पलटने के बाद तुमने निकाल ही लिया आखिरकार, है ना? यहाँ तक तुमने खुद बताने की कोशिश की, फिर तुमने सफे पलट लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। समझ में आप? ऐसी है ना आयशा? पीछे तो देख के बतानी थी ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी सर, अभी पेज मैंने मरोड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ पे टीचर को यहीं से पता चल जाता है ना, अल्लाह मैंने क्या बना दिया टीचर। मतलब अल्लाह मियाँ का बड़ा फजल, अल्लाह मैंने हमें उस्ताद बनाया। भैया देखो, अगर कॉपर के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होता है? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होता है बताओ? लास्ट सेल से ना। फोर में से इलेक्ट्रॉन जब लूज होना शुरू होएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होना स्टार्ट होंगे, तो वो लास्ट सेल से लूज होते हैं। भैया लास्ट सेल ये पड़ता है, मतलब सीक्वेंस ये है ना कि आखिरी शेल पड़ा ये 4, इसके ऊपर थे 3 में फिर डी, फिर पी, और फिर ऐसे ऐसे चल रही थी सीक्वेंस ना। मतलब ये मैं उल्टा दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। 4s में से गया तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आई सेम चलते हुए, और ये 4s हो गया 0, और फिर 3d आ गया 10। तो ये कॉपर का पॉजिटिव चार्ज वाला था। अच्छा, कॉपर पे अगर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाए, कॉपर पॉजिटिव 2 चार्ज भी रखता है भाई, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो मेटालिक नेचर ही नहीं रख पाएगा ना, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयन की वजह से उसका नेचर बनेगा। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन सीधा चलते चलते आते हैं। 4s तो वैसे ही 0 चल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने ना, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से। तो बॉन्डिंग में बेसिकली बॉन्ड बनाएगा ना भाई, कॉपर का बॉन्ड बनता है इससे CuSO4 CuCl2 बॉन्ड्स बनते हैं। तो कॉपर बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिट्स यूज कर रहा है मुझे बता दो। ऑर्बिटल्स, आई एम नॉट सेइंग द ऑर्बिटल्स, आई एम सेइंग द ऑर्बिट्स।
कितने ऑर्बिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? सर एक दो फोर्थ ऑर्बिट और एक थर्ड ऑर्बिट। सर दो ऑर्बिट्स यूज हो रहे हैं। दिस इज द रीजन के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमेशा जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन रखते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल के साथ साथ उनके पेनल्टिमेट शेल्स में भी तो इनकम्प्लीशन पाई जाती है ना, क्योंकि डी में आते हैं और एफ में आते हैं, तो इनकम्प्लीशन पाई जा रही होती है। बात यहां तक समझ में आई सबको? सर सारे तो नहीं रखते ना, सिर्फ ये कुछ ही एलिमेंट्स रखते हैं ना। मतलब जैसे कि जिनमें से 4s में से जा रहा है, जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थे, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से जा रहा है, सही है। तो सिर्फ उनमें ही वेरिएबल होगा ना, तभी उनको कहेंगे। बाकी बाकी दूसरों में सब नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा बताओ? जैसे दूसरे जो हैं जिनकी 31 से हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक सही कॉन्फ़िगरेशन, है, सही उनका है। जो 31 32 उसमें तो फिर 4s फुल हो जाता है, 3d10 भी फुल हो जाता है, फिर उसके नहीं तो बाद आता है 31 32 की बात करोगे तो बेटा वो तो पी ब्लॉक में आते हैं। 29 पे कॉपर रखा है, 30 आ गया, 31 पे तो आपके पास पी ब्लॉक आ जाता है। और पी ब्लॉक में पड़ेगा क्या मेरे ख्याल में, ये सीक्वेंस अगर मैं बताऊं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम पड़ेगा आई गेस। ठीक है सर, समझ गया मैं। वो तो पी ब्लॉक में आ जाएंगे ना, सीन ही कुछ ऐसा। फिर पलट के आओगे यहाँ तक, फिर तुम आओगे तकरीबन जो है वो 31 से लेके 38 तक आओगे। ये एस 31 से लेके आपके पास 36 तक पी ब्लॉक हो गया, फिर 37 38 एस ब्लॉक में आया, फिर आगे से कहानी चलेगी 39 से। बात समझ गए तुम मेरी? जी सर। हाँ बेटा। सर +1 पे कॉपर ने +1 आया तो s ऑर्बिटल गायब हो गया, +2 पे 3d9 हो गया। अब +3 क्यों नहीं होता इसमें? +3 यानी नहीं आगे और कुछ मतलब क्यों नहीं आएगा? ये आ सकता। इसमें ना मतलब कुछ वो होती है, मैं इसको ऐसे समझाऊं, सकत का लफ्ज में, बल्कि नहीं सकत नहीं कहेंगे, इसमें नेचर कह लो इस चीज को। हमारे पास ना कुछ फिनोमेना इस तरह है कि अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अभी हो जाएंगे 3d8, फिर सारे पेयर्ड हो गए, फिर मसाइल जिंदगी। इससे ज्यादा ना ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबलाइन होता है, इससे ज्यादा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वहां पे ना 3d10 हो गए थे, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं थे। अच्छा, एक फिनोमेना ये है। दूसरा फिनोमेना, इसको मैं आपको समझाऊं कि क्यों ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी जाति की एग्जांपल दे दूं आपको। मैं जिस उम्र के हिस्से में हूं, इस उम्र के हिस्से में जो है वो, आप लोग भी जिस उम्र के हिस्से में होंगे, मतलब लड़कों की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने साथ कंसिडर करते हुए, खवातीन का तो मामला नहीं है इसमें। लड़कों की एग्जांपल दूं, आप खवातीन देखती होंगी ये चीजें कि लड़कों को बड़ा शौक होता है अंगूठियां पहनने का। ऐसा होता है या नहीं होता? और वो बाजी की जो है वो चूड़ियां रबर वाली आजकल आती हैं, वो भी पहनने का ऐसा शौक होता है या नहीं होता लड़कों को? नॉर्मली मैं बात करूँ, एक बड़ा पढ़ा लिखा शरीफ बच्चा भी होता है तो उसको भी बड़ा एक शौक होता है कि यार मैं हाथ में ना कुछ वो थोड़ा धागे वागे चल लूं। धागे वागों का सीन तो खैर अब खत्म हो गया, अब तो जो है वो रबर वाले धागे आ गए। मुझे नहीं है शौक। मतलब अगर मैं देखता हूँ ना क्लास में बच्चों को, तो चेन भी पहनने का शौक है, और जो है वो अंगूठी का भी, और फिर बैंड शैंड का भी, ये बड़ा शौक है। मुझे नहीं है। मतलब क्या मैं लड़का नहीं हूँ? नहीं भाई, लड़का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यार। तो इसका मतलब क्या मैं आज की जनरेशन का नहीं? नहीं, मैं आज की जनरेशन में बहुत, मेरी वो कोई पुरानी बुढ़ी रूह है मेरे अंदर? नहीं भाई, सब कुछ नया है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ इसी जनरेशन का है। मुझे शौक नहीं है। अब मिसाल ऐसी मैं आपको समझाऊं कि मेरा एक दोस्त है, उसको गाड़ियां बेचने का शौक है। उसका काम गाड़ियों का है, बेसिकली उसका बिजनेस है ये। अच्छा, मैं उनके पास बैठ के गाड़ी में पूछता हूँ, अच्छा ये गाड़ी करोला है? मैं तो समझा था कि ये बलिनो होती है। मुझे पता ही नहीं है, मेरा नेचर ही नहीं है ना। मेरे पास आप कोई गाड़ी लाके कहेंगे कि ये गाड़ी बेचनी है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, हाँ भाई तुम मुझे बता दो, मैं स्टेटस लगा दूंगा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, कोई आएगा तुम्हारे पास भेज दूंगा। नेचर्स है। बात समझ रहे हैं आप मेरी या नहीं समझ रहे? नेचर्स होते हैं हर चीज के। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि आप लोगों को खाने में भी बहुत सारी चीजों पे ऐसा होता होगा कि ये चीज आपको बहुत पसंद है, ये चीज आपको नहीं पसंद। आप ही के बहन या आप ही के भाई को जो चीज आपको नहीं पसंद वो उनको बहुत पसंद होगी। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही घर में रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के बड़े हुए हैं, सारी चीजें सेम ही खाई हैं, अब्बा ने उन्हीं पैसों में लाके उन्हीं चीजों को आपको खिलाया, लेकिन अब प्रेफरेंसेस होते हैं कुछ। तो इसी तरह से एलिमेंट्स के अंदर भी होता है कि उनके पास भी प्रेफरेंसेस होते हैं कि भाई वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इतने नहीं करेंगे, ये उनका एक नेचर है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? उनका एक नेचर होता है। कुदरती कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बताऊं, अब मरकरी में आप ये कहें कि सर मरकरी लिक्विड में पाया क्यों जाता है, तो इसके अंदर
रीजंस हैं इसके, बहुत सारे एक्सपेंडेड वे में रीजंस हैं, इतने तो मैंने भी नहीं पढ़े हुए रीजंस बेसिकली कि मरकरी रीजन के तौर पे कि क्यों लिक्विड में पाया जाता है, और इसके अंदर रीजन सिर्फ एक ही निकल के आ सकता है क्योंकि मरकरी जिन स्ट्रक्चर जिन जगहों पे पाया जाता होगा वहां से कुछ ताल्लुक उसका निकलेगा। भाई मरकरी लिक्विड में पाया जाता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ये नेचर है उसका। इसके अलावा कोई मेटल लिक्विड में नहीं पाया जाता, सब सॉलिड में पाया जाता है। तो दीज आर द नेचर्स। अगर यहाँ से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो 3 कर देंगे कॉपर पे चार्ज, तो फिर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अनस्टेबिलिटी की वजह से। Cu पॉजिटिव वाले कंपाउंड्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, Cu पॉजिटिव 2 के कंपाउंड्स आपको ज्यादा, ऐसा है या नहीं है? पॉजिटिव 2 के कंपाउंड ज्यादा होते हैं या पॉजिटिव 1 वाले कंपाउंड ज्यादा होते हैं? बताओ। जो कॉपर के सर नॉर्मली आप पॉजिटिव 1 कंपाउंड वाले। देखते हैं, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 वाले कहाँ Positive कंपाउंड? two. पॉजिटिव 2 CuSO4 CuCl2 CuNO3, आपके पास ये कंपाउंड सारे ऐसे हैं भाई जो पॉजिटिव 2 वाले। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये सर पॉजिटिव अगर पेयर्ड होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब कि फिर तो स्टेबिलिटी की तरफ है ना। नहीं, पेयर्ड से मुराद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कब आती है भाई? स्टेबिलिटी आपका लास्ट शेल कंप्लीट होने पे। दिस इज नॉट द लास्ट शेल, लास्ट शेल मस्ट बी द दिस वन, दिस इज नॉट द लास्ट शेल, दिस इज द सब शेल एंड द सब शेल ऑफ द सेकंड लास्ट सर ऑर्बिट। लास्ट शेल तो फिर खत्म हो गया ना, है ही नहीं, लास्ट शेल तो खत्म हो खत्म हो गया। गया। देखो लास्ट शेल खत्म हो जाता है तो एलिमेंट्स के अंदर स्टेबिलिटी के 2 फिनोमेनाज होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मुझसे कोई कहे कि सर आपको स्टेबिलिटी, आपको खुशी कब मिलेगी? मैं कहूंगा यार मेरा अपना एक जाती घर हो जाए, सही है, 120 गज का मैं जाती अपना घर खरीद के अम्मा अब्बा को दे दूं, आई विल फील स्टेबल। अच्छा, अब ये एक मेरा लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेबिलिटी है। अगर मैं पैसे जमा करता हूँ, अल्लाह मैंने इंशाल्लाह जिंदगी दी और हमने जो है वो इस चीज को अपनी जिंदगी में एम बना के हम आगे चले, पैसे इतने नहीं हुए कि मैं घर खरीद सका, मैंने एक फ्लैट खरीदूंगा ना, एक फ्लैट खरीदूं, तो आई हैव अ सेकंड लेवल ऑफ स्टेबिलिटी। यार मेरे पास 3 करोड़ रुपए जमा नहीं हो रहे, 3 करोड़ रुपए का घर आ रहा है, तो मैं यार मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए, तो मैं फ्लैट खरीद लेता हूँ। सो दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ स्टेबिलिटी। वो कहते हैं यार चलो उस एम को, उस ख्वाब को छोड़ दो, अब हम इस ख्वाब की तरफ बात करते हैं, इस चीज को स्टेबल कर लेते हैं। तो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो सेकंड लेवल ऑफ स्टेबिलिटी पे आ सके, कि उनका सेकंड लास्ट सेल जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा सके। लेकिन मेटल्स के अंदर क्या होता है? मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रह सके और वो इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि मेटल्स का नेचर है। अब कोई इस चीज पर सवाल उठाए कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, तो यकीन करो इसके लिए मुझे खुद जाती तौर पे बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इस सवाल का जवाब देने के लिए, और वो सब इंटरमीडिएट या बीएससी लेवल से ऊपर की चीजें होंगी सिर्फ इसका जवाब देने के लिए कि भाई सिर्फ मेटल ही क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्योंकि मैं आपको इंटर तक, बीएससी तक सिर्फ एक जुमले में समझा सकता हूँ बात, दिस इज द नेचर ऑफ मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियस से उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होती हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब आप कहें सर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कम है, तो फिर उसके रीजन में, तो नेचर है भाई उसका, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेरा नेचर क्या है मैं बताऊं, इस वक्त भी कमरा बंद है और अक्सर हम गर्मियों में भी क्लासेस लेते थे, फैन बंद होता था, मेरा फैन जो है वो आवाज करता है, मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं पसंद, तो मैं आवाज जहां से भी आ रही हूँ मैं उस आवाज को बंद कर देता हूँ। पंखे से आ रही हूँ मैं पंखा बंद कर देता हूँ, पंखा बंद करके पढ़ाऊंगा। मेरा नेचर है। टीचर्स कहते हैं नहीं नहीं भाई पंखा तो मतलब लाजिम है, पंखा बंद कैसे करें, थोड़ा बातें बातें भी कर लो, शोर वोर भी कर लो, खैर वाली बात। नेचर है ना भाई, सबका अपना अपना एक नेचर है, तो इसी तरह एलिमेंट्स का भी एक नेचर होता है। बात समझ में आ गई भाई? जी सर। मेरे ख्याल में और किसी का कोई सवाल, एमन या आयशा दोनों में से जो भी सवाल कर रहा था उस वक्त, सवाल तो नहीं है अब? चलो सही है। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम एक जानेब और चलते हैं। हमारे पास, चलो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमारे पास एक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, को बयान करेंगे। व्हाट डज दिस इंटरस्टिशियल कंपाउंड मींस? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? जिनके दरमियान स्पेस होती है, ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, 8 ब्लॉक के लिए पढ़ा था हमने, ग्रुप 8 के लिए, हैं? ग्रुप 8 के लिए पढ़ा था। कब पढ़ा था, किसने पढ़ाया था? चैप्टर एस किसने पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमने ये, नहीं मैं सर तो हमने ये पूछ रहा पढ़ा था हूँ, हाइड्राइड्स में। ये हाँ हाइड्राइड्स में पढ़ा हाइड्राइड्स में था। ही पढ़ा था। तो हाइड्राइड्स में ग्रुप नंबर 8 कहाँ से आ गया मेरा बेटा?
ग्रुप नंबर 8 के लिए इसकी कोई बात नहीं होती। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है, इंटरस्टिशियल का लफ्ज हमारे पास निकल के आया बेसिकली एक लफ्ज से, इंटरस्टिशी से। सही भाई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमने पढ़े थे हाइड्राइड्स में, ऐसी है। तो हाइड्राइड्स के अंदर भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन से ग्रुप से बन रहे थे, कोई बताएगा? अगर आपने याद किया हो हाइड्राइड्स को, तो हाइड्राइड्स में भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन रहे थे, और वो कौन से ग्रुप से बन रहे थे, कोई जरा मुझे ये डिफाइन कर दे कि सर ये वाला ग्रुप था, फलाना ग्रुप था, इससे हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाए थे। सर डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक से ही बनते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं। अब ये इस पे सवाल आ, सर डी ब्लॉक से क्यों बनते हैं? मजेदारी है, मजेदारी है। देखो सवालों में पता है मजा क्या आता है, तुम लोगों की क्लास में सबसे अच्छी चीज बेटा यही है, तुम लोगों के सवाल बड़े जबरदस्त होते हैं। मतलब अक्सर मेरी सर जुल्फकार से तुम लोगों के बारे में डिस्कशन होती है, तो वो यही कहते हैं कि भाई मतलब यकीन जानो कि सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। मैं तो खुद ये करता हूँ अक्सर, बेशतर ऐसा होता है कि तुम लोगों के सवालों के लिए मैं अक्सर तुमसे कहता हूँ हाँ बेटा मैं ये देख के तुम्हें बताता हूँ। तो सवाल बहुत अच्छे हैं। देखो हमेशा याद रखो जिंदगी में, क्वेश्चन अच्छा बच्चा वो नहीं होता जो क्लास में खामोशी से बैठता है, नहीं नहीं मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो टीचर को बुरा लग जाएगा और जो डिस्टर्ब, नहीं नहीं नहीं। अच्छा बच्चा वो होता है जो सवाल करता है, लेकिन सवाल करने वाले होने चाहिए। मतलब तुम लोग तो माशाल्लाह अच्छे सवाल करते हो, सवाल ऐसे भी ना हो, अक्सर बेशतर कुछ बेतुके सवाल भी करते हैं लोग आगे पीछे जब हम पढ़ा रहे होते हैं। आपने क्या खाया सर आज? अच्छा सर आज बड़ा तैयार हो गया, ये बेतुके सवाल है। समझ रहे बात को? सवाल हमारे पास जो जरा क्लास वाले होने चाहिए, जो मजेदार हो, जिनको समझने में जरा मजा आए। तो भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का एक और नाम होता है, वो क्या होता है? नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स। सो नाउ व्हाट डज दिस मींस नॉन स्टेचोमेट्रिक? तो नॉन स्टेचोमेट्रिक के लफ्ज को डिफाइन करने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में। स्टेचियोमेट्री का टॉपिक था। स्टेचियोमेट्री में बताया ही ये गया था कि भैया डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, बेसिकली स्टेचियोमेट्री जो डिपेंड कर रही होती है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स। H2O पानी का फॉर्मूला है। आपके घर में जो पानी आता है उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। सर मेरे H2O। घर में भी H2O आता है, जितने हैं बच्चे क्लास में सबके घर में H2O ही आता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे सर मेरे घर पे H2SO4 आता है। सर बड़ा मजे का होता है, आपने पिया ही नहीं है कभी, आपको पता ही नहीं है, गरीब आदमी आप। हम अमीर लोग हैं सर, हमारे घर में H2SO4 आता है। या कोई कहे सर हमारे घर में तो H2O2 आता है, क्या आप गरीबों वाला पानी नहीं पीते सर? हम H2O2 पीते? ऐसा नहीं हो सकता ना, हर जगह H2O ही आएगा, क्योंकि भाई फॉर्मूला ही है। लेकिन यहाँ पे मसाइल कुछ और है, यहाँ पे मसाइल कुछ और है। मैं एक इक्वेशन से आपकी यादें ताज़ा कर दूं इस टॉपिक की। हमने लिखा था Na+H2, और रिएक्शन के बाद हमारे पास अलग अलग चीज़ें बनी, NiH बना, NiH2 बना, Na2H बना, ऐसी है। तो ये हमारे पास अलग अलग चीज़ें बनी थी, डिफरेंट चीज़ें बनी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट है ही नहीं। निकल हाइड्रोजन के साथ मिला, उसने बना लिया, अलग अलग तरह के हाइड्राइड्स बना लिए। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब होता क्या है, इंटरस्टीशीज से बनते हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज क्या चाहिए? मेजर कंपोनेंट। इसके लिए चाहिए इंटरस्टीशीज, यानी कि एटम्स है, एटम्स के दरमियान में खला है, एटम्स के दरमियान में ये खला है, ये खला, ये वाली जो शेडेड है, ये एटम्स के दरमियान में खला है। इस खला को कहते हैं इंटरस्टीशी। क्या कहते हैं इस खला को भाई? इंटरस्टीशी कहते हैं। तो इंटरस्टीशी के अंदर अगर कोई सब्सटेंस जाकर एब्जॉर्ब हो जाए तो उस सर कंपाउंड, हाँ बोलो। ये मतलब स्पेस होती है ना, इसमें जितने एटम्स घुस सकते हैं उतने घुस जाते थे, इसीलिए इनको हमने जितने नॉन घुस सकते, स्टिचोमेट्रिक कहते थे। बिल्कुल नॉन स्टेचोमेट्रिक कहते हैं। क्या इसके अंदर हीट का बड़ा ताल्लुक होता है, टेम्परेचर का एक बड़ा फैक्टर है कि भैया टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा, उस फिनोमेना पे डिपेंड करते हुए बात है। आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा देंगे तो मेटल के एटम्स बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, और बीच में जो कैविटी है, बीच में आपके इंटरस्टिशी बन रही हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होगी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एटम्स आ सकेंगे। बात समझते हैं आप मेरी? ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द सर वो एटम्स आएंगे कहाँ से? मतलब कहाँ से आएंगे क्या? सर हाँ बोलो। नहीं मतलब कि जो मतलब इतने से स्पेस में इतना छोटा एटम आएगा कहाँ से फिर? यार क्या बात कर दी आपने, आपने क्या बात कर दी।
₹1 का सर एक मतलब कि देखे ना, अरे क्या मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना, मजेदार बात कर दी, मैं समझा रहा हूँ, मेरे जहन में आ गई मिसाल इसकी, मेरे जहन में बिल्कुल इसकी मिसाल आ गई है, मैं आपको समझाता हूँ। शाफिन कितने बहन भाई हो तुम लोग? सर 3। 3 भाई। सबसे छोटा कितने साल का है? सर मैं ही हूँ सबसे छोटा। तुम ही सबसे छोटे हो, सही है। क्या उम्र है शाफिन? सर 17। 17 साल के हो। सबसे बड़े भाई या बहन जो भी हमशीरा है तुम्हारी, वो किस उम्र की है? सर 25 और तुम दोनों 24। 25 और 24, चलो सही। ये कंफर्म नहीं है, या 25 और 24 दो अलग अलग एजेस है? 2 अलग अलग एजेस हैं, अच्छा 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 भाई अच्छा, 25 बहन 24। चलो चलो चलो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे में तो खैर चलो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, मैं पहले 25 और 24 पे डिस्कस करता हूँ। 25 ईयर्स कंसिडर कर लो कि वो भी भाई हैं, 24 ईयर्स वाली हमशीरा है, कंसिडर दैट ही इज अ बॉय। क्या दोनों सेम है? नो सर। मतलब मैं कहता हूँ कि यार मेरी एज जो है वो 24 है, सही है, मैं ये कहता हूँ कि मेरी एज 24 है, तो क्या मैं और आपके भाई जो 25 ईयर्स के हैं, क्या हम दोनों सेम होंगे? नो सर। हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्या? हम दोनों में हो सकता है हाइट का हो, डिफरेंस हो, होगा। हम दोनों में वेट का बहुत डिफरेंस होगा, है मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है और मेरा वेट बहुत कम है उस हिसाब से, तो हम दोनों में वेट का बहुत डिफरेंस होगा, हम दोनों में हाइट का बहुत डिफरेंस होगा, हो सकता है हमारे कलर कंप्लेक्शन में बहुत डिफरेंस होगा, हम तो वैसे ही गरीब आदमी है, बहुत सांवला रंग है, तो डिफरेंसेस होंगे। एलिमेंट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं ना भाई, एटॉमिक साइजेस के डिफरेंसेस नहीं पढ़े क्या आपने कभी? पढ़े हैं सर। अब एटॉमिक साइजेस के डिफरेंसेस है, हाइड्रोजन गरीब इतना छोटा सा एटम है यार, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम है। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन छोटा सा है, बोरॉन की बात करो, बोरॉन छोटा सा है, निकेल बड़े एटम्स है। देखो मेजॉरिटी यहाँ पर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स घुस सकते हैं, एस ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक कह लो या पी ब्लॉक में से वो एटम्स जो कि बहुत छोटे साइज के होते हैं, वही एलिमेंट्स होते हैं जो इन इंटरस्टीशीज को फिल कर सकते हैं। बात समझते हैं आप मेरी? सर मतलब कि एलिमेंट अपने खुद के एटम से फिल नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता एलिमेंट वही अपने खुद वही का। मैं पूछ रहा था। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 4 बॉल्स रख दी, ये 4 बॉल है, 4 फुटबॉल्स रखी हैं, बीच में जगह बचेगी, वो फुटबॉल मतलब नरम थोड़ी हो जाएंगी कि एक में से हवा निकल गई, उसने बोला हम कैविटी फिल कर लेते हैं, ऐसा सीन नहीं है। एटम्स अपनी कैविटी को फिल नहीं कर सकते, उनके दरमियान स्पेसेस रहती हैं। जितना बड़ा एटम होता है उसकी इंटरस्टिशी उतनी ज्यादा होती है, जितना छोटा एटम होता है उसकी इंटरस्टिशी उतनी छोटी होती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर, उसके बाद वो अगर रिएक्ट करता है मतलब छोटे एटम के साथ, एलिमेंट जिसका एटम छोटा है, फिर वो उसका स्पेस बढ़ता है। फिर नहीं उसका, मैं समझा नहीं क्या बात, तुम्हारा मैं जुमला दोबारा एक बार रिपीट कर दो जरा मुझे। मतलब कि अगर किसी की एलिमेंट का एटॉमिक साइज बड़ा है और वो रिएक्ट करता है किसी छोटे एटॉमिक साइज के साथ, तो फिर वो छोटा एटॉमिक साइज के साथ रिएक्ट करता है और इसका स्पेस फिल करता है। हाँ, इसका जैसे आपने स्पेस फिल करता एस है, इसका ब्लॉक साइज बताया। नहीं बढ़ाएगा, इसके एटम का साइज नहीं बढ़ाएगा, इसकी जो कैविटी है ना, जो यहाँ पे वैक्यूम्ड एरिया है, जो इंटरस्टिशी है, उसके अंदर जाकर बैठ जाएगा, उसके अंदर जाकर ये सुकून से बैठ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक बस में चढ़ा, बस भरी हुई थी भरपूर तरीके से, बस भरी हुई थी, जगह नहीं थी, बीच में एक सीट खाली थी, मैं कहाँ बैठूंगा जाके बताओ? सर खाली सीट पे। सिंपल सी बात है ना यार, और तो यहाँ पे तूफान बदतमीजी हो जाएगी, नाजेबा सी बात हो जाएगी, हम जाके वहीं बैठेंगे खाली सी सीट पे, तो ये खाली जगह थी, एटम आएगा इसी इसी इंटरस्टिशी के अंदर फिल हो जाएगा। अब ये जो इंटरस्टिशीज में फिल होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने नाम दे दिया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये बनते ट्रांजिशन एलिमेंट से ही है। अच्छा, ये जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहला फैक्टर होता है इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और दूसरा फैक्टर होता है इनका एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑन द मेटालिक सरफेस। देखो मेटल की एक सरफेस है, उसकी एक एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है। मतलब मिसाल में ऐसे समझाऊं कि अभी मैंने सीट वाली एग्जांपल तुम्हें दी बस की, एक बस है 35 सीटर्स, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं 35 सीटर में? मतलब 35। सिंपल फिनोमेना है ना, 35 ही बैठ सकते हैं भाई, 35 से ज्यादा तो बैठ ही नहीं सकते। अगर एक मेटल एटम, जो मेटल की लेयर है, मेटल की जो सरफेस है, उसकी एबिलिटी कम है एब्जॉर्प्शन की, कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके इंटरस्टिशीज के अंदर जो है वो सब्सटेंसेस या गैसेस, बेसिकली स्मॉल एटॉमिक साइजेस वाले एलिमेंट्स आकर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कम है और एक की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो कौन ज्यादा एटम्स को एब्जॉर्ब करेगा? जिसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। कौन कम करेगा? इसकी एब्जॉर्प्शन कम है। तो एब्जॉर्प्शन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के भैया एक एटम कितनों को सेटिस्फाई कर सकता है? हो सकता है अंदर जो एब्जॉर्ब होने वाला एटम हो, जो एब्जॉर्ब हो रहा हो, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो,
और जो बाहर 4 एटम्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। तो भैया एक एटम के ऊपर कितने अटैक करेंगे? एक जो मेटल का एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है फॉर एग्जांपल, और अंदर आने वाला, इस वैक्यूम्ड एरिया में आने वाला जो एटम है उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ इस मेटल के एटम पे कितने अंदर आने वाले एटम्स अटैक करेंगे? उनको तो एक चाहिए जो एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं एटम्स, और जो एक ही एब्जॉर्ब अटैक कर करेगा रहा ना। नहीं, सर तुम समझे जितने नहीं इसके मेरा प्रॉब्लम। सराउंडिंग में 4 होंगे अटैक वो उतने करेंगे। ही अटैक करेंगे। भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, इसमें पॉजिटिव 4 का चार्ज आ सकता है। अंदर जो आने वाली फिल्म है, जो अंदर आने वाले एटम्स हैं वो -1 का चार्ज रखते हैं। तो मुझे बताओ ये मेटल का एटम कितने एटम्स को सेटिस्फाई कर सकता है? सिंपल मैथमेटिक्स सामने लगेगी तुम्हारे। ये मेटल का एटम सर 4 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, आने वाले को सिर्फ एक चाहिए, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई, कितने एटम्स को सेटिस्फाई कर देगा? ये 3 4 को। कैसे 3 को यार? एक इसको दे दिया, इसके अलावा और 3 होंगे तो टोटल कितने हो गए? 4। समझे नहीं तुम बात नहीं समझे मेरी। नहीं सर। आओ देखते हैं। ये कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। कैल्शियम पे चार्ज आता है 2 पॉजिटिव का। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? 2। 2। अभी एक गरीब हाइड्रोजन एटम है, गरीब हाइड्रोजन एटम जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कितने हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकता है? बताओ। 2। इसके बाद सोडियम है, गरीब, कैल्शियम के मुकाबले में गरीब, एक ही एटम को सेटिस्फाई, इसके ऊपर है चार्ज पॉजिटिव, यानी कि +1 चार्ज। ये कितने हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकेगा? सर 1। अब समझ में आई तुम्हें बात? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो ये 4 को सेटिस्फाई कर देगा। हो सकता है किसी सिचुएशन में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाली हालत में हो, तो ये कितनों को सेटिस्फाई करेगा? सिर्फ 3 को। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और एब्जॉर्प्शन एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंस होती है इस बात की। बात समझ में आ गई भाई? जी सर। यहां पर आकर समझ लो, इसके आगे भी हमारे ग्रुप ट्रेंड्स हैं, यानी कि हमारी कलर कंपोजिशन है, और इसके अलावा हमारे पास कलर फॉर्मेशन, बेसिकली इसे हमें कहते हैं कलर फॉर्मेशन है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की यानी कि मैग्नेटिज्म जो है, ये हमारे ग्रुप ट्रेंड्स हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम एंड में पढ़ेंगे। वजूहात क्या है कि बीच में बहुत सारा चैप्टर है और उसकी बहुत सारी कहानी को आपने समझना है। जब आप उसकी बहुत सारी कहानी को समझेंगे तब आप जाकर पहुंचेंगे, उसको समझने के काबिल होंगे, जो वो 2 फैक्टर्स हमारे पास बचते हैं। बात समझ गए आप मेरी? जी सर। तो इंशाल्लाह उल अजीज हम अपनी कल की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे इन्हीं चीज़ों पे। सही है भाई? कल फिजिक्स की क्लास होती है तुम लोगों की सैटरडे? जी सर। चलो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी कर लूँ कल क्लास ना, कल दिन में ही कर लेंगे क्लास। कल मैं फ्री हूँ पूरा दिन, तो कल दिन में कर लेंगे। सही भाई? दिन में कर लूँ कल क्लास? बता दो सर कितने बजे? ये मैं मैसेज करता तक हूँ। कर लें चलो मैं 3 बजे तक, मैं 3 बजे तक अगर आप अवेलेबल हैं तो। मैं तो बेटे पूरा दिन, मैं तो जमाने का फारिग आदमी हूँ, यकीन करो।